हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे तुरंत इमीडिएटली डिस्कस कर ले भाई। आप क्या करते हो, पूरे लेक्चर देख लेते हो, 10-12 लेक्चर देख लिए और लास्ट में जाके पूछते हो सर मेरे को तो उस लेक्चर में पॉइंट मतलब समझ में नहीं आया वो भाई अगर आप तुरंत डिस्कस कर लोगे तो आपके लिए समझना भी आसान होगा और तुम्हारे लिए पढ़ना भी आसान होगा। मेरा काम तो यही समझाने के लिए। अब मैं तुम्हारे घर तो कॉल करने से रहा तो तुम्हारा काम यही होगा, अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे या तो व्हाट्सएप पे कह देना या कॉल करके पूछ सकते हो भाई, समस्या वाली बात है नहीं। पढ़ने के लिए कोई आपको पूरी छूट है, आप कभी भी किसी समय में से पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो बिना बात किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको समझा रहा था रदरफोर्ड के ट्रेजेक्टरी एंगल के बारे में, कि जब रदरफोर्ड ने परमाणु के ऊपर अल्फा किरणों की बौछार की थी तो उसके पास दो एंगल जनरेट हुए थे। एक तो कौन सा, जिसका थीटा लेस देन 90 था, और एक कौन सा जिसका थीटा ग्रेटर देन क्या था, 90। इसके अलावा मैंने आपको जो बात की थी मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट में, उसमें मैंने बात की थी ट्रेजेक्टरी एंगल के बारे में। किसके बारे में बात की थी? ट्रेजेक्टरी एंगल के बारे में। लगता है मुझको अधिकतर विद्यार्थियों को शायद ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा। समझ में आ गया है, अच्छी बात है। नहीं आया तो एक बार और समझ लो आप ध्यान से। मैंने क्या कहा था, अपने पास ये न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, ठीक है भाई। ये न्यूक्लियस था और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रदरफोर्ड। उसने कहा कि जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में आता है, जब अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के पास में आता है तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज भी प्लस होता है, इस न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज प्लस होता है, और प्लस प्लस में क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण के कारण ये अल्फा पार्टिकल सीधा ना जाकर, भाई जाना तो इसको भी सीधा ही था, सीधा ना जाकर इस एंगल पे घूम जाता है। ये थीटा क्या था, लेस देन 90 था कि नहीं था, ये बताया था मैंने आपको। इसके अलावा एक केस क्या था कि जब अल्फा पार्टिकल बिल्कुल आमने सामने से आएगा तो अल्फा पार्टिकल टकराएगा और टकरा कर कहां जाएगा भाई, पीछे आएगा। मतलब जाना तो इसको भी सीधा था, जाता तो ये भी सीधा ही, लेकिन घूमकर किधर आ जाएगा, नीचे। तो थीटा क्या जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 90। ये बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी और इन बातों को बताते बताते मेरे को कम से कम 3 या 4 लेक्चर हो गए। मैं चाहता हूं कि आपको ये जो एंगल है वो समझ में आए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में हर एक विद्यार्थी को पता होता है, लेकिन इन एंगल के बारे में हर एक विद्यार्थी को नॉलेज नहीं होती भाई। बात समझ में आ रही है आपको? ये क्या थे, ये सब के सब क्या थे, ये थे अपने पास अल्फा पार्टिकल। और आप जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, हीलियम +2 आयन को क्या बोलते हैं हम, अल्फा पार्टिकल। बात समझ में आ रही है आपको? अब सुनो भाई ध्यान से बात। ये आपके पास सीधे निकलते लेकिन निकल के ना कहे घूम रहे हैं, बात क्लियर थी। फिर मैंने कहा था ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसे बोला था आपने ट्रेजेक्टरी एंगल। क्या बोला था इसे आपने बोला था ट्रेजेक्टरी एंगल। और मैंने कहा था जो ट्रेजेक्टरी एंगल है उसका मान 4 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें? 4 बातें, कि जो एन थीटा की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी एन आई पे, यानी एन आई के सीधे समानुपाती होती है। इसके अलावा एन थीटा की जो वैल्यू है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसके अलावा जो एन थीटा की वैल्यू थी वो 1 काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के समानुपाती होती है। इसके अलावा जो एन थीटा की वैल्यू थी वो होती है 1 sin 4 θ/2 के समानुपाती। ये एडवांस कॉन्सेप्ट की बातें भाई, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनको नीट के अंदर या जेडब्ल्यू के अंदर अच्छी रैंक लानी है। उनके लिए एडवांस कॉन्सेप्ट है ये कि जो ट्रेजेक्टरी एंगल हमारे पास है उसकी जो ये थीटा एंगल जो है इसका मान एन आई के समानुपाती होता है, जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है, काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के व्यस्कोमानुपाती होता है, और sin 4 θ/k क्या होता है, व्यस्कोमानुपाती। मैंने आपसे कहा था एन आई बराबर क्या था यहाँ पर, एन आई बराबर यहाँ पर था नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। एन आई बराबर क्या था, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड, कि आपने कितने अल्फा पार्टिकल डाले हैं। जितने ज्यादा अल्फा पार्टिकल डालोगे इस थीटा की वैल्यू उतनी ही क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि एन आई के सीधे समानुपाती है। तो अगर एन आई का मान बढ़ेगा तो एन थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरी बात क्या थी, जेड बराबर क्या है, जेड बराबर हमारे पास क्या है, जेड बराबर हमारे पास है भाई एटॉमिक नंबर। क्या है जी हमारे पास, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। जितना ज्यादा परमाणु क्रमांक होगा एन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। अगर आपने परमाणु क्रमांक को 2 गुना कर दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। पता है ना भाई, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे भाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। तो एन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। के बराबर क्या है, के बराबर बताया था मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अरे पढ़ा होगा ये तो आपने 9th या 10th में पढ़ लिया हो। काइनेटिक एनर्जी हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यानी अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया, सोचो पहले काइनेटिक एनर्जी 1 थी, फिर आपने कर दी 2 गुना, तो 2 दूनी कितनी होंगी, 4। बताओ a/4 आएगा नहीं आएगा? तो a/4 क्या होता है, a/4 क्या होता है, 25% होता है कि नहीं होता। अगर आपने काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया
तो एन थीटा की वैल्यू 4 गुना कम हो जाएगी भाई। 4 गुना क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के एन थीटा क्या है? व्यतक्रमानुपाती है, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। अगर इसको आपने 2 गुना कर दिया तो ये 4 गुना कम हो जाएगा। लगा लो आप अंदाजा। अगर आप इसको 2 गुना करोगे तो सोचो एन थीटा क्या हो जाएगा? 1/2 का होल स्क्वायर, 2 दूनी कितनी हो गई? 4, तो एन थीटा बराबर क्या होगा? 1/4 हो गया ना 1/4। तो आपने 2 गुना किया तो बताओ 1/4 कम होगा कि नहीं होगा? 4 गुना कम हो जाएगा ना। दिख रहा है साहब आपको? तो ये तो बात समझा रहा हूं मैं आपको इसमें। और ये क्या है? ये थीटा एंगल है जो आपको एग्जाम में दिया जाएगा। थीटा 30 है, 60 है, 45 है, 90 है। और वो आपने 10 तक वो टेबल पढ़ी होगी, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, 90 की। तो ये बात है इस ट्रेजेक्ट्री एंगल के बारे में। इस ट्रेजेक्ट्री एंगल का मान इन 4 बातों पर निर्भर करता है। एनआई पर करता है, जेड स्क्वायर पर करता है, 1/काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर पर करता है, और 1/sin4 θ/2 पर। इन 4 बातों पर इस ट्रेजेक्ट्री एंगल का मान क्या करता है? डिपेंड करता है। बात क्लियर है? तो ये बात तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी। आज मैं बात करूंगा इस डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इस डिस्टेंस के बारे में, कि जब अल्फा पार्टिकल की आपने इस न्यूक्लियस के पास से गुजरा तो यहां से भाई आप सोचो अल्फा पार्टिकल यहां जाएगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर बताओ ये इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा? घूम रहा है। तो यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके इस न्यूक्लियस तक की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है और ये डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? जैसे हमने थीटा एंगल की बात की है वैसे ही हम इस डिस्टेंस की बात करेंगे और बताएंगे इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है। और इस डिस्टेंस की वैल्यू यानी इस दूरी की वैल्यू किन किन बातों पर निर्भर करती है? कौन कौन से कारक हैं जो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या करते हैं? प्रभावित। बात समझ आ रही है? पहले तो हमने इस एंगल के बारे में बात कर ली। इस एंगल को हमने बोला था ट्रेजेक्ट्री एंगल। उस ट्रेजेक्ट्री एंगल का मान इन 4 बातों पर निर्भर करता है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। अब हमको ये देखना है, ये भाई यहां तो डिस्टेंस नहीं है ना, यहां तो बिल्कुल सीधा गया, टकरा कर पीछे आ गया, लेकिन ये तो पास में से जा रहा है ना भाई, तो इस डिस्टेंस को तो हम काउंट कर सकते हैं ना। तो हम देखना चाहते हैं ये जो डिस्टेंस होगी इस डिस्टेंस का मान कितना होगा और ये डिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करेगी। बात समझ में आ रही है? अब सुनो बात ध्यान से। तो ये बात तो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इस डिस्टेंस के बारे में। देखो बना देता हूं डायग्राम, एक बार फिर से बना देता हूं ताकि आपको बातें और अच्छी समझ में आ जाए। ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका है अपने पास अल्फा पार्टिकल। आया, इसके पास में से होकर गुजरा और ये निकल गया ऐसे। जाना इसको बिल्कुल सीधा था, जाता ऐसे, लेकिन थीटा लेस देन 90 पे क्या हो गया? घूम गया, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं इस ट्रेजेक्ट्री इसकी, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं और इस पॉइंट की, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं भाई मैं। पूरा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको पूरा सब बात समझ आ जाए। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास है जी अल्फा पार्टिकल। क्लियर बात है? एक क्या होगा? एक इधर जाएगा, ज्यादा सीधा, लेकिन टकरा कर कहां जाएगा? पीछे आ जाएगा। ये एंगल भी क्या होगा हमारे पास? थीटा ग्रेटर देन 90। लेकिन यहां तो डिस्टेंस नहीं होगी, यहां तो बिल्कुल आमने सामने है ना। डिस्टेंस को यहीं से काउंट करोगे। देखो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इस डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, CLO, क्लोजेस्ट अप्रोच। इस शॉर्ट में बोलते हैं डोका। क्या बोलते हैं शॉर्ट में से? डोका। डोका मतलब क्या होता है? D फॉर डिस्टेंस, O फॉर ऑफ, C फॉर क्लोजेस्ट और A फॉर अप्रोच। कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? कि ये अपने पास जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इस अल्फा पार्टिकल की इस न्यूक्लियस से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी बिल्कुल पास में आने की दूरी। कि आपके पास, सोचो आप, ये आपके पास न्यूक्लियस है, यहां पर आपका अल्फा पार्टिकल यहां जा रहा है, इसके पास में थे, तो यहां के ये न्यूक्लियस है, बताओ रिफ्लेक्टेड होगा कि नहीं होगा? तो ये मिनिमम अप्रोच है उसके डिस्टेंस की, कि यहां पर जाकर इस अल्फा पार्टिकल बताओ मिनिमम डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी। इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोलते हैं इसे? इस शॉर्ट में बोलते हैं डोका। क्या बोलते हैं? मतलब इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या होगा? इसे बोलते हैं डोका कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? डोका क्या होता है? डोका क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि इस ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मान कितना होगा? सुनो बात ध्यान से। मैं आपको बेसिक तो पढ़ा ही रहा हूं, बेसिक के अकॉर्डिंग तो हमने बात कर ली रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब ये जो बातें चल रही हैं ये बातें थोड़ी एडवांस की है, तो मैं आपको समझाऊंगा कि रदरफोर्ड मॉडल का यूज हम कैसे कर सकते हैं और उसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा। बात समझ आ रही है आपको? तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शॉर्ट में बोलते हैं डोका। क्या बोलते हैं इसे? डोका। अब देखो डोका की वैल्यू क्या होगी?
जैसे हमने ट्रेजेक्टरी एंगल की बात की थी वैसे इस डिस्टेंस का मैं फॉर्मूला बता देता हूं आपको। फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना है, आपको ये मतलब नहीं है कि फॉर्मूला कैसे आया है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है। डिस्टेंस किसे लिखते हैं हम? आर से। किससे लिखते हैं? डिस्टेंस, दूरी को तो हम आर से लिखते हैं ना भाई। तो आर बराबर होता है 2k ZE² ओवर काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला है इसका। इस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इस डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू 2k ZE² ओवर काइनेटिक एनर्जी, यानी 2k Z² डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी। यहां पर R बराबर क्या है? यहां R बराबर क्या होता है? R को कहते हैं, इस R को क्या होता है? इस R को बोलते हैं डोका। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं डोका। डोका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इस न्यूक्लियस की इस अल्फा पार्टिकल से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2k ZE² ओवर काइनेटिक एनर्जी। अब कहोगे सर 2 तो क्या है? कांस्टेंट है। k बराबर क्या है? k बराबर कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0। कितनी होती है? 1/4πε0। और इसकी वैल्यू बताऊं मैं आपको, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है इसकी 1k की। पढ़ोगे आप फिजिक्स में, फिजिक्स में इस कांस्टेंट को बोलते हैं k इक्वल होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर। ई बराबर जेड बराबर क्या है? जानते हो जेड बराबर क्या है? जेड बराबर क्या होता है भाई? एटॉमिक नंबर। जेड बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है। ई बराबर क्या होता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अल्फा पार्टिकल आएंगे। और के बराबर क्या होती है जी? के बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। देखो आप ध्यान से, तो आर बराबर क्या है? आर होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। के बराबर क्या होता है? के की वैल्यू कांस्टेंट होती है। के की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। कितनी होती है? 1/4πε0। या आप कह सकते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर होता है एटॉमिक नंबर। ई बराबर क्या होता है? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और के बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बात समझ आ रही है आपको? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आर का मान किन की बातों पर डिपेंड करेगा? देखो ये कांस्टेंट है भाई, दो तो हमेशा दो ही रहेगा। के की वैल्यू परमानेंट रहेगी 9 × 10⁹ जेड की वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी। ई की वैल्यू परमानेंट रहेगी भाई, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज तो बराबर ही रहेगा, काइनेटिक एनर्जी लगी होगी नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? आर की जो वैल्यू है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, एक तो करेगी जेड पर और एक करेगी काइनेटिक एनर्जी पे। बात समझ आ रही है आपको? आपको बात समझ आ रही है? वापस सुनो बात ध्यान से। ये आर क्या है? ये अपने पास आर है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी इस न्यूक्लियस से इस अल्फा पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी, इस लिख दिया अपन ने डोका। और आर की वैल्यू क्या होती है? आर इक्वल होता है 2k ZE² ओवर काइनेटिक एनर्जी। ओवर बोलते हैं इसको, बट्टे को क्या बोलते हैं? ओवर काइनेटिक एनर्जी। आप जानते हो दो कांस्टेंट होगा। के की वैल्यू क्या होती है? के इक्वल होता है 1/4πε0। इसे एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका टू क्या होगा? इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू परमानेंट रहेगी, चेंज थोड़ी होगी। जेड बराबर क्या है? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? ई, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। और के बराबर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। मतलब आर की जो वैल्यू है वो जेड पर डिपेंड करेगी और किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी पर। इसका मतलब क्या हुआ? आर जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसकी होगा? जेड की, स्क्वायर के नहीं होगा, जानना, ओनली फॉर ओनली जेड की। और आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी। किसके होगा भाई? काइनेटिक एनर्जी की। ये दो बातें यहां से निकल के आई है इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से क्या निकल के आया? कि अगर आप जेड की वैल्यू को बढ़ाओगे तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप जेड की यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ाओगे ना आप, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी को जैसे बढ़ाओगे आप, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान से देख लीजिए आपको कि जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आप काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाओगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? तो ये बातें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में ध्यान रखना। ये आर का रिलेशन है और मैंने आपको बताया था वहां पर एन थीटा के बारे में। एन थीटा जो है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। विद्यार्थी गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, ये जेड के समानुपाती है और जो ट्रेजेक्टरी एंगल होता है वो जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है। वहां बताया था मैंने आपको एन थीटा जो है वो काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। और यहां पे जो आर है वो काइनेटिक एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ आ रही है आपको? ये काइनेटिक एनर्जी के व्युत्क्रमानुपाती है और जेड के समानुपाती है। ये जेड स्क्वायर के समानुपाती है और काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। बात समझ आ रही है? इसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। थोड़े अपर लेवल की बात है लेकिन बातें काफी अच्छी है। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होगी और जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? क्लियर बात है? तो ये बात किसके बारे में थी? ये बात थी डोका के बारे में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
तो मैंने आपको दो बातें बता दी, इस ट्रेजेक्ट्री एंगल के बारे में और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट तरीके समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में क्या करता है, यहाँ एनसीईआरटी के एग्जाम में नहीं, बोर्ड की एग्जाम, वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें क्या करता है, कहेगा आपके पास दो अल्फा पार्टिकल है, अगर मान लो एक के अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 गुना कर दिया जाए, यानी अगर एक का अगर परमाणु क्रमांक 2 गुना कर दिया जाए तो बताओ आर में कितना चेंज आएगा, तो आर भी क्या हो जाएगी 2 गुना, तो जेड पे डिपेंड कर रही है ना। अगर आपने इसको 2 गुना कर दिया तो ये भी 2 गुना बढ़ जाएगी। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना कर देंगे तो बताओ ये 2 गुना कम होगी कि नहीं होगी। अगर इसको 2 गुना कर दिया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 गुना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है। इस प्रकार के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है या अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आप आंसर कर पाओगे, अन्यथा आंसर आपसे नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको कौन समझ में आ गया होगा कि जो डोका की वैल्यू है वो जेड पर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। जेड के समानुपाती होगी और काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी, व्यक्त क्रमानुपाती। बात समझ आ रही है, देख लीजिए आप इसे कि जो जेड की वैल्यू मतलब आर की जो वैल्यू है वो जेड पे डिपेंड करती है और साथ में डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। हाँ तो भाई ये बातें थी किसके बारे में, ये बातें थी ट्रेजेक्ट्री एंगल के बारे में और ये बात थी डिस्टेंस ऑफ यानी डोका के बारे में, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये हो गया आपका रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कंप्लीट। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट किया है, अभी तक हमने मॉडल की बात नहीं की। इन एक्सपेरिमेंट को देखकर, इन प्रयोग को देखकर अब रदरफोर्ड खुद का मॉडल देगा जिसे बोलते हो आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी अभी तक आपने जो सीखा है, अभी तक आपने जो सीखा है वो किसके बारे में सीखा है, राप्से के बारे में। किसके बारे में सीखा है, राप्से क्या होता है, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी तक आपने ओनली फॉर ओनली राप्से के बारे में सीखा है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखकर अब रदरफोर्ड खुद का एक मॉडल देगा जिसे बोलते हो आप रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। लेकिन आप जानते हो हर मॉडल की कोई ना कोई कमी थी। जैसे थॉमसन के मॉडल की कमी क्या थी, वो स्टैटिक मॉडल था। उसने कहा कि मास सब जगह होता है, जबकि देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि मास सब जगह नहीं होता, मास एटम के सेंटर में होता है, जिसे आपने क्या बोला था, जिसे रदरफोर्ड ने क्या बोला था, न्यूक्लियस। हमने नहीं बोला भाई, रदरफोर्ड ने बोला था। सही बात है। फिर रदरफोर्ड के मॉडल में भी कमी आएंगी जिनको नील्स बोर सुधारेगा, इसे बोलेंगे बोर एटॉमिक मॉडल। फिर बोहर के मॉडल में भी कमी आएंगी, फिर उसको समझाने के लिए एक नया मॉडल आएगा जिसे बोलेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और आज भी इन मॉडल के अलावा कोई नया मॉडल एटम के बारे में नहीं आया है। तो हमको 4-5 मॉडल के बारे में डिस्कस करना है। थॉमसन पढ़ लिया हमने, रदरफोर्ड हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा हम पढ़ेंगे नील्स बोर का और फिर पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। 4 मॉडल है एटम के बारे में, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको, देखते रहिए। अब बात करेंगे हम, तो ये समझ में आया, ये अपने पास किसके बारे में बात थी, ये बात थी रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हम जो बात करने वाले हैं अब वो बात करेंगे भाई, हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल किसके बारे में बात करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। कि राप्से के आधार पर, यानी मैं कहूंगा रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कौन कौन सी बातें कही। यानी रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल किन किन पॉइंटों को हमको समझाता है, और वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है भाई। उन पॉइंटों से कई बार काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपका जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो आपको समझ में आए और आप इसे सीखने की कोशिश करो। बाकी सिखाना मेरा काम है, और मैं फिर कह रहा हूं अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई। ये काम आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम समझाने का, जो मैं समझा रहा हूँ, और डाउट आता है पूछ सकते हो आप। तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। शायद मुझे लगता है आज का टाइम देखता हूं मैं, टाइम कंप्लीट हो गया होगा, क्योंकि आप भी जानते हो यूट्यूब पे ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकते। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे पॉइंट इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में मेरे को आपको समझाने कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या था, रदरफोर्ड ने अपने एटम के लिए क्या कहा। जैसे थॉमसन ने कहा था ना भाई परमाणु एक गोला है, तो देखेंगे रदरफोर्ड क्या कहता है परमाणु के बारे में। लेकिन आपको पता होगा रदरफोर्ड क्या कहेगा, रदरफोर्ड तो ये कहेगा ना भाई 99% परमाणु खाली है, उसका पूरा मास उसके सेंटर में से बोल दिया न्यूक्लियस। और भी काफी बातें इस रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में हमको सीखनी है। और एक बात आप ध्यान रखना, रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के बाद में हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। जानते हो टर्मिनोलॉजी क्या होती है, शब्दावली, जो आगे हमारे उपयोग में आने वाले। जैसे आपने पढ़े होंगे खूब 9-10 चलते हैं, आइसोटोप हुए, समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, वो होती है टर्मिनोलॉजी, शब्दावलियां हैं। प्रोटॉन कैसे निकालोगे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे,
काफ़ी शब्दावलियाँ हमको इस रदरफोर्ड के मॉडल के बाद में पढ़नी है, क्योंकि वो बोहर मॉडल में हमारे काफ़ी काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में।